तो दोस्तों एक से अधिक सिम रखने वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। अब रिचार्ज न कराने पर सिम कार्ड आपका 90 दिनों तक चलता रहेगा, मतलब उसमें उसकी वैधता जो है वो बनी रहेगी। और ये भी है कि ये नंबर जो है रिसाइकल नहीं होगा, आपके पास आपका नंबर बना रहेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ शर्तें हैं। कल मैंने जब इस पर एक वीडियो बनाया था तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने पूछा था कि क्या सर इस दौरान इनकमिंग भी आती रहेगी। जी नहीं, इनकमिंग तो नियमानुसार जितने दिनों तक आपको मिलती है उतने दिनों तक ही मिलेगी। जैसे कि जियो की इनकमिंग बाकी मोबाइल कंपनियों से ज़्यादा होती है, तो वो इनकमिंग आपको जब तक देना चाहें दे सकते हैं। मतलब इनकमिंग तो रिचार्ज प्लान के अनुसार रहेगी कि रिचार्ज करवाएंगे तो इनकमिंग आएगी। और फिर उन्होंने जितना ग्रेस पीरियड दिया होगा, जैसे कि जियो ये काफ़ी दिनों तक इनकमिंग बनाए रखता है। एयरटेल अगर आप रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद लगभग एक सप्ताह, अब तो शायद 3 दिन कर दिया है एयरटेल ने, इसके बाद आपकी इनकमिंग बंद हो जाती है। वोडाफोन आइडिया भी एक सप्ताह तक या 10 दिन तक, जो भी हो आपको पता ही होगा, बीएसएनएल भी। तो यहाँ पर जो इनकमिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, नंबर आपके पास बना रहेगा, यह रिसाइकल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी एक शर्त लगा दी गई है कि अगर आप अपना नंबर रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो भी आपका जो सिम कार्ड है वो 90 दिनों तक चलता रहेगा। मतलब ये नंबर आपके पास बना रहेगा। चलता रहेगा मतलब ये नहीं कि उस पर इनकमिंग आती रहेगी, चलता रहेगा, मतलब आपके पास नंबर बना रहेगा। एक शर्त इसमें और भी है कि ये जो आपका सिम कार्ड है ये बंद नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें नेटवर्क आते रहना चाहिए। सिम कार्ड की वैधता को लेकर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने नए नियम जारी किए हैं। तो नए नियम ग्राहकों को बार बार रिचार्ज करने से बचने और खर्च घटाने में मदद करेंगे। तो ध्यान से समझो इसको। जैसे कि आपने अपना नंबर रिचार्ज करवाया, रिचार्ज करवाने के बाद वैधता उसकी समाप्त हो गई और आपने उसे रिचार्ज नहीं करवाया, तो 90 डेज तक तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 90 डेज तक आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। इनकमिंग आएगी नहीं आएगी ये आपके प्लान पर डिपेंड करता है, लेकिन नंबर आपका आपके पास बना रहेगा। 90 डेज के अंदर आप कभी भी अपने नंबर को रिचार्ज करवा के उसकी इनकमिंग और बाकी सेवाओं को चालू करवा सकते हैं, लेकिन नंबर आपके पास बना रहेगा। हाँ, अगर इस दौरान आपके उस सिम कार्ड में जो कि आपने काफ़ी दिनों से रिचार्ज नहीं करवाया है उसमें 20 रुपये का बैलेंस है, तो ये 20 रुपये काट कर ये कंपनियां आपको 30 दिनों की वैधता और उसमें ऐड कर देंगी। मतलब ये हो गया कि कुल मिला के 120 दिनों तक नंबर आपके पास बना रहेगा। अब फिर से मत पूछना कि सर क्या इस पर इनकमिंग आएगी। इनकमिंग तो नियमानुसार ही आएगी। जैसे कि एयरटेल वगैरह बंद कर देते हैं तो इनकमिंग नहीं आएगी, लेकिन नंबर आपके पास बना रहेगा। हाँ, इसमें नेटवर्क आते रहना चाहिए। ठीक है, तो 20 रुपये में 30 दिनों की अतिरिक्त वैधता आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसके बाद अगले 15 दिनों में, मतलब जैसे कि 4 महीना बीत गया, आपने 20 रुपये उसमें डाले थे, तो 90 दिनों तक तो यूं ही मतलब आपका नंबर आपके पास बना रहेगा। बाकी 30 दिनों के लिए वो आपसे 20 रुपये लेंगे, तो 4 महीने तक आपका नंबर आपके पास बना रहेगा। इसके बाद क्या होगा, अगले 15 दिनों में अगर आप चाहें, 4 महीने के बाद अगले 15 दिनों में आप चाहें, और अगर पैसे नहीं है तो 3 महीने के बाद अगले 15 दिनों में अगर आप चाहें, अगर आपका नंबर जा रहा है, उस पर नेटवर्क नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, तो आप कस्टमर केयर में जाकर उस नंबर को फिर से एक्टिवेट करवा सकते हैं, या 1-2 दिन पहले आप रिचार्ज करवा लीजिए, आपका नंबर बना रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो साल में 2-3 रिचार्ज करवा के आप अपने नंबर को बनाए रख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो देखो इसमें इनकमिंग वाली जो बात है ना, उसके बारे में यहाँ पर हर बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। तो आपके नंबर पर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं है, उसमें 20 रुपये का प्रीपेड बैलेंस बचा हुआ है, तो कंपनी 20 रुपये काट कर 30 दिनों की अतिरिक्त वैधता आपको दे देगी। इस तरह आपका नंबर बिना रिचार्ज के 120 दिनों तक सक्रिय रह सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जियो के बारे में। तो दोस्तों जियो का जो सिम कार्ड होता है बिना रिचार्ज 90 दिनों तक सक्रिय रहेगा, और इस दौरान इनकमिंग कॉल की सुविधा और अंतिम रिचार्ज प्लान के आधार पर 1 माह, 1 हफ्ते या कुछ दिनों के लिए हो सकती है। खैर जियो में तो इनकमिंग आती रहती है। और एयरटेल सिम कार्ड बिना रिचार्ज 90 दिनों से अधिक समय तक सक्रिय रहेंगे। इसके बाद नंबर फिर से सक्रिय करने के लिए 15 दिन मिलेंगे। इसके बाद भी रिचार्ज नहीं कराने पर सिम कार्ड बंद हो जाएगा। मतलब ये हो गया। वोडाफोन में भी यही है 90 दिनों तक, लेकिन बीएसएनएल ये 6 महीने तक बीएसएनएल का सिम कार्ड बिना किसी रिचार्ज के 180 दिनों तक सक्रिय रहेगा। तो ये सारी शर्तें यहाँ पर लगा दी गई हैं। अब शायद आपकी जो कई सारे क्वेश्चंस हैं ना वो आपके दूर हो गए होंगे, और इसीलिए मैंने दैनिक रोजगार समाचार में पहला न्यूज़ यही बनाया है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट के लिए जो विज्ञापन जारी किया था,
और फिलहाल इस पर जो है आप चाहें तो देखो यहाँ पर शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इसमें संख्या बढ़ गई है, सीटों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के 464 पद बढ़ाए गए हैं। अब संख्या जो है कितनी हो गई है, 3166 हो गई है, 3166 हो गई है। तो देखो यहाँ पर क्या था कि जब विज्ञापन जारी हुआ था तब इसमें कुल मिला के 2702 पद थे। अब यहाँ पर क्योंकि काफ़ी पद बढ़ चुके हैं तो अब इनकी कुल संख्या बढ़कर 3166 कर दी गई है। इसके बारे में नोटिस भी यहाँ पर लगा दी गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थी जो हैं वो 22 जनवरी 2025 तक शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 29 जनवरी है। तो यहाँ पर विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 23 दिसंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है। तो ध्यान देना इस पर, अगर आप संबंधित हैं तो 22 जनवरी बस निकट ही है, अब मतलब कल ही इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, तो एक बार चेक कर लेना। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 29 जनवरी रहेगी। कनिष्ठ सहायक के कुल पदों की संख्या यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जितने भी अभ्यर्थी संबंधित हैं वो लोग फिलहाल तो सीटें बढ़ गई हैं, तो ये बात उनके लिए अच्छी हो गई है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने अभी तक इसकी फ़ीस वगैरह जमा नहीं की है तो आप जमा कर दीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और युवाओं के हित को ध्यान देखते हुए अतिरिक्त पदों को इसी भर्ती में जोड़ दिया गया है। 23 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये बुधवार तक चलेगी। 29 जनवरी तक शुल्क समायोजन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब इस पर अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के मैं थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगा। वैसे आज प्लान में कई सारे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि एक दो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तो आपको मिलते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजना बंद कर देता है। तो इसके लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर अगर आप रहेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, या फिर आप सीधे आकर विजिट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार संदीप सिंह जी, नाम आपको याद आ गया ना, ये शिक्षा मंत्री जी हैं और ये लखनऊ से प्रयागराज का भ्रमण कार्यक्रम करने वाले हैं 21 और 22 तारीख को। ठीक है, अभ्यर्थी जब इनका नाम आता है तो उनके मन में एक ही सवाल आता है कि भाई साहब शिक्षक भर्ती कब आएगी। और शिक्षक भर्ती के बारे में एक इनके बारे में जुमला भी आजकल चल रहा है, लोग कहते हैं वही अनुपात समानुपात वाले मंत्री जी। खैर, अभी उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में तो कोई खबर नहीं है, लेकिन ये आ रहे हैं तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है, तो मुझे लगा कि इनके बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। खिली धूप तो ठंड से राहत, कल बारिश के आसार। तो फिलहाल सर्दी का ग्राफ जो है ये ना क्रमशः ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी ये मान के मत चलना कि ठंड जो है ख़त्म हो गई है, अभी बरसात होगी तो ठंड बढ़ेगी। तो अभी फ़िलहाल कह रहा है मौसम विभाग, ये कह रहा है ना कि एक बार कुछ दिनों में मौसम फिर बदलेगा। तो अभी भाई साहब जनवरी चल रही है, अभी कुल मिला के 11 दिन 10 दिन जनवरी है, इसके बाद फरवरी है। तो जनवरी फरवरी तो ठंड का ही मौसम होता है, तो अभी तो काफ़ी ठंड बाकी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे LT ग्रेड में TR बदलने में फंसेंगे यूपी बोर्ड के कई और कर्मचारी। तो देखो ये काफ़ी हद दर्जे की लापरवाही थी कि TR बदला गया, मतलब टेबुलेशन रजिस्टर बदला गया और संबंधित विद्यालय से जो रिकॉर्ड था उसको भी गायब कर दिया गया और इसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुई। अब फिलहाल उस समय जितने भी लोग अधिकारी रहे हैं ना, सब पर गाज गिरनी तो तय है। 2012 में राजकीय हाई स्कूलों में एक प्रधानाध्यापक तथा 7 सहायक अध्यापकों का पद सृजन हुआ था। उस समय मेरिट के आधार पर मंडल स्तर पर भर्ती होती थी। ऐसे में सुनियोजित तरीके से अधिक अंक दर्शाकर फर्जी मार्कशीट तैयार की गई ताकि मेरिट के आधार पर चयन हो सके। बाद में सत्यापन में मामला पकड़ में नहीं आए, इसके लिए बोर्ड के TR का पेज बदलकर स्कूल का रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया। वर्ष 2016 में सत्यापन का एक मामला आया तो क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों ने अनसुना कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थी ने स्कूलों से अपने रिकॉर्ड जुटाकर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया, तब पता चला कि TR का पेज फाड़ा गया है। यह रिपोर्ट उस समय गठित जांच समिति ने दी है। तो इस दर्जे की मतलब लापरवाही की जा रही थी और ऐसा नहीं है कि जो घपले हैं वो बस नए हैं, काफ़ी समय से। तो ये भर्ती 2012 की है और वहाँ पर परीक्षा भी नहीं होती थी, मतलब जितने चाहो उतने अंक जो है ना आप बढ़वा लो और थोड़ा सा फेर बदल यहाँ पर कर दो, कॉपी गायब करवा दो, रजिस्टर गायब करवा दो, नौकरी ले लो। और नौकरी करके नौकरी कर भी रही है लोग। फ़िलहाल तो इनकी नौकरी जानी भी चाहिए।
ठीक है, और जो वास्तविकता है वो आनी भी चाहिए, नहीं तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं, और सख्ती से कार्रवाई तो होनी चाहिए। फिलहाल पीएम आवास योजना में बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को राहत, तो योजना में इस बार मध्य आय वर्ग वालों को भी शामिल किया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना 2 शहरी के तहत मकान बनाने के लिए बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को बड़ी राहत दी है। योजना में दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ इस बार मध्य आय वर्ग वालों को भी पात्र मानते हुए बुजुर्गों को जहां 30,000 तो परित्यक्त और विधवा महिलाओं को निर्धारित अनुदान के अलावा 20,000 रुपये अतिरिक्त मदद दी जाएगी, और 12 माह में मकान बनाने वालों को 10,000 रुपये बतौर पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो ये सारी जो सर्कुलेशन है इसको मंजूरी मिल चुकी है। लाभार्थियों को योजना के तहत मौजूदा प्रावधान में अनुदान के तौर पर 2.5 लाख रुपये देने की व्यवस्था है। अब सरकार अपने स्तर से बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को अतिरिक्त राशि देकर मदद करेगी। तो फिलहाल इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब आपको हर बात बिल्कुल क्लियर करेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आधार कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं और बहुत मुसीबत में हैं, पैसे नहीं हैं, तो आधार कार्ड पर आपको 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। कैसे मिलता है? तो सबसे पहले तो किसी बैंक या NBFC गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या डिजिटल लोन ऐप का चयन करें जो कि आधार कार्ड पर लोन प्रदान करता है। आपको संबंधित प्लेटफॉर्म को वेबसाइट या ऐप पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान अपनी पर्सनल डिटेल और लोन अमाउंट भरें, आधार नंबर की जानकारी दें, और आपको यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। कुछ मामलों में बैंक या लोन प्रोवाइडर आपकी आय और क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के लिए अन्य डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। देखो, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो लोन का मतलब ये होता है कि लोन ना ही ले तो बेहतर है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ये लोन आपको प्रोग्रेस में मदद करेगा तो आप ले सकते हैं, लेकिन सरकारी संस्थान ही चुने। और NBFC मतलब ऐसे संस्थान जो कि अगर आप प्ले स्टोर पर चेक करेंगे लोन ऐप तो बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि लोन नहीं लेना पड़े तो बेहतर है। दूसरी बात ये है कि अगर लोन ले रहे हैं तो बैंक वगैरह से लें और अपना लोन सही समय से चुका पाएँ, इसका पहले से ही आप व्यवस्था कर लें, और ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि आप लोन ले रहे हैं किसी और काम के लिए और वो बस किसी और काम में लगा के फिर कुछ दिनों के बाद आप मतलब ना तो लोन जमा कर पा रहे हैं, ऊपर से बैंक आपके द्वारा आपको प्रताड़ित करेगी, तो आप कहेंगे बैंक हमको परेशान कर रही है। तो लोन का यही मतलब यहाँ पर है। और फिलहाल बात करेंगे अगर यूपी के बारे में, तो अफसरों की लापरवाही से फंसी 30,000 भर्तियाँ। तो फिलहाल राज्य सरकार के निर्देशों पर विभागों की लापरवाही भारी पड़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि लगातार जो विभाग हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, UPSSC है, UPPSC है, वो भर्तियाँ जारी करने के लिए अध्याचन मांग रहे हैं। और जो अध्याचन विभाग भेज रहे हैं, तो अध्याचन में क्या दिक्कत आ रही है कि कुछ न कुछ ऐसा बड़ा झोल उसमें दिखता है कि विभाग उसको वापस कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये संशोधन करके भेजो, संशोधन हो ही नहीं पाता है। और यही चक्कर है कि विगत कई वर्षों से कई सारी भर्तियों का जो अध्याचन है वो क्लियर न होने की वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहे हैं। और लोक सेवा आयोग ने 28 और UPSSC ने 131 प्रस्ताव वापस किए। भाई साहब, लगभग 30,000 से अधिक पदों की भर्तियां इसमें फंसी हुई हैं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इन अफसरों की लापरवाही तो सामने आती है, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इन पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही है। बस ये है कि इन्होंने पूरी भर्ती को फंसा कर रखा हुआ है। तो फिलहाल मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा विभागों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि रिक्त पदों को भरना अब सरकार की प्राथमिकताओं में है और इसके लिए अध्याचन भेजने की व्यवस्था की गई है। विभागों द्वारा भेजे जाने वाले अधिकतर प्रस्तावों में खामियां हैं, जिसके चलते भर्तियों के लिए विज्ञापन आयोग नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आयोग के अधिकारियों से संपर्क कर इन खामियों को दूर किया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। साथ ही साथ भविष्य में भेजे जाने वाले प्रस्तावों के लिए भी आयोग से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार किया जाए। तो EOW में वर्तमान समय में 1100 विवेचनाएं चल रही हैं। मतलब ये है ना कि हर लेवल पर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ न कुछ खामियां निकल कर सामने आती हैं और इसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं होते हैं। और अभ्यर्थियों का फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थी तो भाई साहब ओवर एज हो जाते हैं, मतलब उनका भविष्य ही समाप्त कर देते हैं ऐसे अफसर। क्या इनको पाप नहीं लगेगा? बहुत पाप लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल ये न्यूज़ तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो आज का न्यूज़ बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन नहीं किया है तो आपको पुनः याद दिला दूँ कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा।